हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 2 लेसन नंबर 10। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट एक जगह पे मिल जाएगी, तो आपको लेसन वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए आज देखते हैं हम लेसन नंबर 10 हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट देखना है, व्हाट इज़ कल्चर। तो कल्चर क्या होता है। एंशियंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज, तो रिवर वैलीज में जो सिविलाइजेशन हुए थे उनके बारे में हमें देखना है। देन एंशियंट रिवराइन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, हड़प्पा, ये सिविलाइजेशन क्या थी इनके बारे में देखना है। एंड देन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, तो उस टाइम के जो लोग थे उनके स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के बारे में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। We have seen in lesson 2 that written records are available in the form of inscription, manuscripts, books, etc. तो हमें यहाँ पे जो हिस्ट्री मिली है तो ये किस फॉर्म में मिली है, रिटन रिकॉर्ड्स में मिली है। जैसे कि इंस्क्रिप्शंस होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें रिटन फॉर्म में सारे रिकॉर्ड्स मिले एक्सेट्रा। फॉर द हिस्टोरिक पीरियड इन ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज डेवलप। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम आर्ट या फिर जो राइटिंग होती है, लिखना होता है, ये डेवलप हो चुका था, कि राइटिंग स्किल उनमें आने लगे थे। दे यूज़ फुल्ली डेवलप स्क्रिप्ट, तो ये लोग क्या करने लगे थे, फुल्ली डेवलप जो स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट मतलब क्या, लिपि। जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसकी हर एक लिपि होती है। हम लेटर्स वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो ये क्या होती है, लिपि, स्क्रिप्ट होती है। तो ये जो लोग थे उन्होंने भी अपनी डेवलप स्क्रिप्ट बना ली थी। In other words, with the rise of ancient civilization, the new stone age came to an end and the historic period began. तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है इस सिविलाइजेशन से कि न्यू स्टोन एज जो था अभी ख़त्म हो चुका था एंड हिस्टोरिक पीरियड अभी स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर क्या था या फिर कल्चर क्या है। ह्यूमन्स एंड ऑल अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट एंड नेचर फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। तो जैसे कि हमें पता है ह्यूमन बींग से या फिर एनिमल से ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमेशा एनवायरनमेंट पे या फिर नेचर पे हम बोल सकते हैं। हमारी जो नीड्स होती है खाने की या पानी पीने की, हवा, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से मिलती है। However, other animals do not cause any significant change in their surrounding. तो अदर जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे सराउंडिंग जो भी नेचर है इसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं या फिर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, बियर्स लाइव इन अ केव्स एंड मंकी लाइव ऑन अ ट्रीज बट ह्यूमंस बिल्ड हाउसेस। तो जैसे कि बाकी के जो एनिमल्स है सराउंडिंग में एज इट इज़ रहते हैं, कोई भी चेंज करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बियर्स कहाँ पे रहते हैं, केव्स में रहते हैं जो ऑलरेडी नेचुरली बनी हुई रहती है। मंकीज कहाँ पे रहते हैं, तो ट्रीज़ पे, पेड़ों पे रहते हैं। बट ह्यूमंस बिल्ड हाउसेस, लेकिन हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं, घर बना के उसमें रहते हैं। इट मीन्स दैट वी ह्यूमंस चेंज द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ आवर सराउंडिंग्स टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ह्यूमंस में इस तरीके के कैरेक्टर होते हैं कि ये क्या करते हैं, नेचर जो नेचुरली हमें थिंग्स मिलती है वो एज इट इज़ यूज़ नहीं करते हैं। हमारे सराउंडिंग को हम हमारे यूज़ के लिए क्या करते हैं, हमेशा चेंज करते रहते हैं। ह्यूमंस डू नॉट ईट देयर फूड इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज अदर एनिमल्स डू। जैसे कि अदर एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे उन्हें नेचुरली जो चीज़ें मिलती है खाने को उसी तरीके से खाते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं क्या, एज इट इज़। कोई भी जो प्लांट्स है, भाजी वगैरह होती है, सब्जी जैसे कि खेती से निकाल के लाई तो वैसे खाते हैं क्या, हम नहीं। दे रोस्ट और कुक द फूड। तो यहाँ पर भी लोगों ने अभी क्या किया, खाना पका के खाना स्टार्ट किया था। रोस्ट मतलब क्या, पका के खाते थे। और इन अदर वर्ड्स दे प्रोसेस फूड स्टफ बिफोर ईटिंग देम। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि फूड स्टफ को एज इट इज़ नहीं खाते थे, कुछ तो प्रोसेस करके, जैसे कि उनको पका के खाना इस तरीके के करने लगे थे। दे प्रोसेस मैनी सब्सटेंसेस इन अ सिमिलर मैनर। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोसेस थे जो वो लोग क्या करने लगे थे, अभी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे वर्क ऑन स्टोन, मेटल्स एक्सेट्रा। तो जिस तरीके से उन्हें पता चला कि स्टोन से वो लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टूल्स बना सकते हैं, मेटल से भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने स्टोन, मेटल
इनसे जो चीज़ें बनती है बनाना शुरुआत कर दी थी। टू मेक टूल्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट, तो स्टोन से मेटल से उन्होंने क्या किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स टूल्स बनाए। दे मेक पॉट्स ब्रिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम क्ले, तो यहाँ पे मिट्टी से बने हुए पॉट या फिर ब्रिक्स बोल सकते हैं हम, ये चीज़ें उन्होंने बनाई थी उधर। दे ऑब्टेन यार्न फ्रॉम कॉटन एंड वीव क्लॉथ फ्रॉम द यार्न, तो यार्न का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, धागा, थ्रेड। तो यहाँ पे उन्हें ये समझ में आ चुका था कि कॉटन से हमें धागा मिल सकता है और उस धागे से उन्होंने अभी कपड़े बनाने भी शुरुआत कर दी थी। इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे चेंज द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर, तो यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने क्या किया, अभी जो भी नेचुरली मटेरियल मिल रहे हैं उसमें चेंज करके फिर उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। दे नीड स्किल टू डू दिस, तो ये सब करने के लिए उनके पास जो स्किल ज़रूरी था वो अभी डेवलप होने लगा था। दे नीड टू थिंक एंड प्लान बिफोर दे शेप एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है उनको या फिर बनाने से पहले उसे अगर शेप देना है तो उसके बारे में वो अभी सोचने लगे थे। देन दे हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू एक्चुअली शेप इट, तो उसके बाद वो क्या करते थे, फिर एफर्ट्स लेते थे कि उस चीज़ को हमें किस तरीके से बनाना है यहाँ पे। द ट्रेडिशन ऑफ थॉट स्किल्स एंड एफर्ट्स गेव राइज टू वेरियस आर्ट, तो इसी कारण सोचने की या फिर जो स्किल थे उनमें या फिर एफर्ट लेना, ये सारी जो बातें थी इनके कारण अभी डिफरेंट आर्ट्स फॉर्म होने लगे थे। एवरी जनरेशन हैंडेड ओवर द नॉलेज ऑफ द आर्टिस्टिक स्किल एंड ट्रेडिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पे हर एक इंसान क्या कर रहा था, जो भी आर्टिस्टिक स्किल उनको पता थे या फिर जो नॉलेज उन्हें था किसी भी बारे में, जो भी ट्रेडिशन थी उनकी, वो क्या करते थे, अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाते थे। विद दिस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ लैंग्वेज वॉज एनरिच, तो इसी कारण जो थॉट्स आइडियाज़ को एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे थे, इसी के कारण हमारी लैंग्वेज क्या हुई, एनरिच, डेवलप होने लगी थी। The knowledge of various arts, skills and tradition inherited from generation to generation and the way of life founded on that knowledge is what we call culture, तो जैसे कि कोई भी नॉलेज है, ज्ञान है या फिर जो कोई आर्ट है, स्किल है, ट्रेडिशन है, जो अगर एक इंसान को आता था तो वो क्या करता था, अपने बच्चों को भी, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको सिखाते थे। तो इसीलिए एक जगह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही थी और डेवलप हो रही थी। इसी को क्या कहा जाता है, कल्चर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। जो स्किल्स, जो आर्ट्स है, लोग सीखने लगे थे, इसी को क्या बोला जाता है, कल्चर। एंशिएंट सिविलाइजेशन इन रिवर वैलीज, तो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, अलग अलग संस्कृतियाँ जो बन रही थी, ये कहाँ पे बन रही थी, रिवर और वैलीज में। कल्चर्स विच फ्लरिश इन द न्यू स्टोन एज वेयर बेस्ड ऑन एन एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ, जैसे कि हमने देखा है न्यू स्टोन एज में जो भी एग्रीकल्चरल चेंजेस हो रहे थे या फिर लोगों को समझ आ रही थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो रही थी, अभी बढ़ने लगी थी। फर्टाइल सॉइल एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई आर इसेंशियल फॉर ग्रोइंग गुड क्रॉप्स, तो वहाँ पे लोगों को ये भी समझ में आने लगा था कि अगर हमें अच्छे क्रॉप्स उगाना है, उनको और भी बढ़ाना है, तो हमें फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी और पानी का सप्लाई देना भी ज़रूरी है। नेचुरली पीपल इन द न्यू स्टोन एज इस्टेब्लिश देयर विलेज सेटलमेंट्स ऑन द बैंक ऑफ वेरियस रिवर्स, तो इसीलिए फर्टाइल सॉइल उनको कहाँ पे मिलेगी, रिवर साइड में मिलेगी, और पानी की उनकी ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होगी, रिवर से। तो इसीलिए ये लोग अपना जो सेटलमेंट थे वो कहाँ पे करते थे, रिवर साइड में। द न्यू स्टोन एज कल्चर्स फ्लरिश अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, इसीलिए जो कल्चर्स थे अलग अलग, ये कहाँ पे फ्लरिश, कहाँ पे ग्रो हुए थे, रिवर बैंक्स में। यहाँ पे देखिए आपको एक मैप दिख रहा है, ब्लू कलर में जो दिखाई देगा आपको, ये क्या है, रिवर्स है, एंड येलो जो कलर में दिख रहा है ये क्या, एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। जैसे कि आप अगर यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंधु नदी लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, येलो कलर के साइड में, तो यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी लिखा हुआ है। तो सिंधु नदी के बैंक ऑफ रिवर में, मतलब एरिया में, सिंधु नदी के किनारे पे कौन सी सिविलाइजेशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ये टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये जो नदियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में ये कौन सा दिख रहा है हमें, मेसोपोटामिया दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे होंग ही ये नदी है, चाइना ये यहाँ पे सिविलाइजेशन दिख रही है। उसके बाद इजिप्ट सिविलाइजेशन दिख रही है, रिवर कौन सी यहाँ पे, नाइल। तो ये जो सारी सिविलाइजेशन हमें यहाँ पे दिख रही है, कहाँ पे दिख रही है, नदी किनारे, क्योंकि लोगों को वहाँ पे पता था एग्रीकल्चरल के लिए उन्हें फर्टाइल जो सॉइल लगेगी, पानी लगेगा, वो नदी के पास ही उन्हें मिलेगा, इसीलिए नदी किनारे ही वहाँ पे सिविलाइजेशन दिखाई दे रही है हमें। एंशिएंट सिविलाइजेशन रिवर और वैलीज।
उसके बाद देखेंगे हम इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू स्टोन एज कल्चर्स गेव राइज टू अर्ली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है हमें दिखने लगे थे। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू वेरियस स्किल्स, द यूज़ ऑफ द व्हील, फ्लरिशिंग ट्रेड, यूज़ ऑफ वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा। तो ये सब सिविलाइजेशन अभी किस तरह से बढ़ने लगी थी कि लोगों को यहाँ पे व्हील का यूज़ किस तरीके से करना है। उसके बाद उनके पास काफ़ी सारे स्किल्स आने लगे थे और ट्रेड व्यापार भी बढ़ने लगा था। तो एंड वेल डेवलप स्क्रिप्ट, तो लिपि भाषा ये भी वहाँ पे क्या होने लगे थे, ग्रो होने लगे थे। वेयर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन होने के कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि जिसके कारण जो सिविलाइजेशन है बढ़ रहे थे, ग्रो हो रहे थे। This civilization came into existence in roughly the same period, that is around 3000 BC in 4 region of the world। तो ये जो सारे civilization हैं हमारे कहाँ पे दिख रहे हैं हमें, they are मेसोपोटामिया, इजिप्ट, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना। तो 4 जगह पे हमें ये सिविलाइजेशन दिख रहे हैं। द सिविलाइजेशन इन दिस 4 रीजन्स डेवलप इन रिवर वैलीज, हेंस दे आर नोन एज अ रिवराइन सिविलाइजेशन। तो ये सब हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे सिविलाइजेशन, नदी किनारे, तो इसीलिए उसको नाम क्या दिया है, रिवराइन सिविलाइजेशन, ये उनको नाम दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एंशियंट रिवराइन सिविलाइजेशन। तो कौन कौन सी है यहाँ पे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड हड़प्पा, ये 4 सिविलाइजेशन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया इज़ द नेम ऑफ रीजन एंड नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। तो ये एक रीजन का नाम है, कोई कंट्री का नाम नहीं है, जैसे कि हमने मैप में देखा था। इट मीन्स द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो 2 रिवर्स के बीच में जो लैंड था इसको ही नाम दिया गया है यहाँ पे मेसोपोटामिया। एंसेंट मेसोपोटामिया वॉज अ लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स टिग्रिस एंड इफोरेट्स। तो ये 2 नदियाँ थी जिनके बीच की जो लैंड थी वहाँ पे ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दिखाई दी थी। दीज 2 रिवर्स मेनली फ्लो थ्रू टर्की, साइरिया एंड इराक। Ancient Mesopotamia and great cities like Ur, Uruk, Nippur, etc. These cities were home to very प्रॉस्पेरियस कल्चर। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉस्पेरियस कल्चर दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इजिप्ट। इजिप्ट ने कौन सी सिविलाइजेशन, ये हमें यहाँ पे देखना है। द रिवर नाइल फ्लोज थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो नाइल नदी है सहारा डेजर्ट से लेकर कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में बहती है। वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन फ्लरिश अलॉन्ग इट्स बैंक। तो नाइल नदी पे एक सिविलाइजेशन दिखाई दे रहा था, उसका नाम क्या है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये नाम उसे दिया गया है। द नाइल गेट्स फ्लडेड एवरी ईयर। तो जो नाइल नदी है उसको हर साल क्या होता था, बाढ़ आती थी। एंड द लैंड अलॉन्ग हर बैंक्स हैज़ बिकम वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द फ्लड डिपॉजिट। तो जैसे कि बाढ़ आती थी तो बाढ़ के साथ साथ यहाँ पे मिट्टी भी आ जाती थी, तो इसके कारण ये जो नदी किनारा था वहाँ पे ये काफ़ी सॉइल जो थी फर्टाइल थी, अच्छी थी। ऑल्सो एंशिएंट इजिप्शियन यूज टू बिल्ड स्मॉल एम्बैंकमेंट्स ऑन द रिवर टू स्टोर द फ्लड वाटर। तो ये जो इजिप्शियन लोग थे ये क्या करते थे, एम्बैंकमेंट्स मीन्स क्या, जैसे कि नदी के ऊपर हम बांधते हैं, मतलब मिट्टी से वगैरह बांध के रखते हैं और पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरीके के एम्बैंकमेंट्स उन्होंने क्या किए थे, बांध के रखे थे पानी को स्टोर करने के लिए। आफ्टर द सॉइल इन द फ्लड वाटर सेटल टू द बॉटम, द वाटर वॉज यूज फॉर इरिगेशन। तो बाढ़ का जो पानी वो सेटल करके रखते थे, तो उसमें क्या होता था, जो सॉइल बह के आती थी पानी के साथ वो कहाँ पे बैठ जाती थी, बॉटम में। एंड जो पानी था वो इरिगेशन के लिए, जैसे कि हम एग्रीकल्चर में पानी देते खेती को, तो इरिगेशन के लिए पानी यूज़ होता था। चाइना, the ancient civilization of China developed and flourished in the valley of the Honghe River. According to the Chinese tradition, a king named Hong Di introduced agriculture, animal husbandry, wheel carts, chariots, boats and clothing in China. तो ये जो चाइना की जो सिविलाइजेशन है हमें कौन सी नदी पे दिखाई दे रही है, होंग हे रिवर, यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और ये किंग ने क्या किया है, यहाँ के एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, व्हील्स कार्ट क्या होते हैं, इन सबको लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। चाइनीज़ पीपल बिलीव दैट हिज क्वीन इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ सिल्क प्रोडक्शन एंड सिल्क डाइंग। तो चाइनीज़ लोगों का ये मानना है कि उनकी जो क्वीन है उसने क्या, सिल्क प्रोडक्शन किस तरीके की किया जाता है, ये टेक्निक्स क्या किया, फाइंड आउट किया, और सिल्क को डाई किस तरीके से किया जाता है। देन Luoyang, Beijing and Chang'an were among the important cities of ancient China। तो यहाँ पे एंशिएंट चाइना के ये कुछ पार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे
Harappa civilization. The earliest civilization on the Indian subcontinent is known as the Harappa civilization. तो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी सिविलाइजेशन देखी गई है? हरप्पन सिविलाइजेशन. इट फ्लोरिश इन द इंडस वैली. ये कहाँ पे फ्लोरिश हुई थी? इंडस वैली. इंडस इज़ द इंग्लिश वर्ड फॉर द नेम सिंधु. तो सिंधु नदी के ऊपर, सिंधु नदी के किनारे हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी या फिर ग्रो हुई थी. Harappa in Punjab and Mohenjo-daro in Sindh are the two sites of Harappan civilization. तो कौन सी साइड से यहाँ पे? पंजाब में, पंजाब एंड मोहनजोदड़ो, ये हरप्पन सिविलाइजेशन वहाँ पे फ्लरिश हुई थी. नाउ दे आर इन पाकिस्तान. अभी वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है. लोथल एंड धोलावीरा इन गुजरात एंड कलीबंगन इन राजस्थान आर अमंग द फेमस साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया. तो इंडिया में हरप्पन सिविलाइजेशन हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? लोथल एंड धोलावीरा, वो कहाँ पे है? गुजरात में. एंड कलीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में है. सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर वेल नोन फॉर देयर सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग. तो ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन ये किसके लिए फेमस कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिकली टाउन प्लान किया गया था. द हाउसेस वेयर बिल्ट इन अ ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय पैरेलल रोड्स दैट क्रॉस ईच अदर एट अ राइट एंगल. तो इनके जो घर बनाए जाते थे वो किस तरीके से कि पैरेलल रोड के साइड में घर को बनाया जाता था, जिसमें एग्जैक्टली राइट एंगल हमें दिखाई देता था. ह्यूज ग्रेनरीज एंड स्पेसियस हाउसेस वेयर द स्पेशल फीचर ऑफ द सिटीज़. तो ये सिटीज़ के जो फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक थे, ये क्या थे कि बड़े बड़े घर होते थे वहाँ पे. देयर वेर बाथरूम्स एंड लैट्रिन्स इन एवरी हाउस एंड कवर ड्रेनेज सिस्टम विच इंडिकेट्स अ कंसर्न फॉर पब्लिक हाइजीन. तो जो एग्जीक्यूशन हुआ उसमें लोगों को ये भी पता चला कि उस टाइम लोग बड़े बड़े घर तो बनाते ही थे, लेकिन वहाँ पे सेपरेट उनके बाथरूम्स एंड लैट्रिन्स की भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी. तो इससे ये पता चलता है कि लोग अपने हाइजीन के बारे में कैसे थे, जागरूक थे वहाँ पे. देयर वेर केयरफुली कंस्ट्रक्टेड प्राइवेट एंड पब्लिक वेल्स. तो वहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट वेल्स भी बनाए गए थे. एंड द सिटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू 2 to 4 पार्ट्स. सिटी को क्या करते थे? 2 या 4 पार्ट में वो डिवाइड करते थे. ईच विथ अ सेपरेट फोर्टिफिकेशन. और सेपरेटली हर एक का क्या होता था? फोर्टिफिकेशन होता था. तो इस तरीके का उनका क्या था? सिटीज़ का सिस्टम था. अ हरप्पन सील एंड अ क्ले फिगराइन. तो इस तरीके के जो सील्स और फिगराइन थे ये कहाँ पे मिले हैं हमें? हरप्पा सिविलाइजेशन में. तो देखिए स्टूडेंट, लेसन में हमने ये सब तो देख लिया है. जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है ये देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए.